Hello, everybody. I hope you are well. This is Uzair bin Farid, and today I have brought you a news from Adiala Jail, Rawalpindi, जहाँ पे एड्स फैल गया है, acquired immune deficiency syndrome. AIDS stand for acquired immune deficiency syndrome. Overcrowded Adiala Jail has the most HIV positive inmates. Adiala Jail जहाँ पे इमरान खान को कैद में रखा गया है, वहाँ पे एड्स फैल रहा है, एड्स की वबा फैल रही है। कितने लोग हैं जी अडयाला जेल के अंदर? जो कैपेसिटी है कैदियों की वो 1994 है, यानी 1994 लोगों को अडयाला जेल के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे कितने लोगों को इस टाइम कैद में रखा गया है? 4337 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा रखे हुए हैं अडयाला जेल के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास एड्स ही फैलना है, ऐसे ही वहाँ पे हालात पैदा होने, सफाई का ख्याल नहीं होगा, और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उन अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, जिसकी वजह से एड्स ही फैलेगा और बाकी वबा फैलेंगे। ये जो एड्स वहाँ पे फैला है, इसकी वजह से ये समझ आती है कि जो आपका जो पंजाब का जो प्रिजन का जो डिपार्टमेंट है, कैद कैद खानों का जो जेलों का जो डिपार्टमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान उठता है। और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के ऊपर, PACP की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान उठता है। टोटल पंजाब के अंदर कितने जेल हैं? टोटल पंजाब के सूबे के अंदर 43 जेल हैं, जिनमें और उन तमाम जेलों के अंदर एड्स से मुतासरा लोगों की तादाद कितनी है? 645 है। अडयाला जेल के अंदर कितने लोगों को एड्स हुआ है? 148 लोगों को, ऑलमोस्ट 150 लोगों को। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 83 लोगों को एड्स है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अंदर 37 लोगों को एड्स है। सेंट्रल जेल लाहौर में 27 लोगों को एड्स है, जिसको कोट लखपत जेल भी कहते हैं। और सेंट्रल जेल गुजरांवाला में भी 27 लोगों को एड्स की वबा है। अब एड्स हुआ है, वहाँ पे इमरान खान भी हैं। ऑल्दो इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, वो लोगों के साथ इंटरमिंगल नहीं करते बाकी कैदियों के साथ, बट स्टिल ये एक डेंजरस बात है कि वहाँ पे एक इमरान खान जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उस तरह का बंदा वहाँ पे रखा हुआ है, और उसको और वहाँ पे उस जेल के अंदर एड्स की वबा फैली हुई है। सो दिस इज़ हाईली डेंजरस। आई होप इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आई होप जो इन्फेक्टेड लोग हैं, 148 लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिनको एड्स हुई भी है, आई होप उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए, इमरान खान को भी वहाँ से रिकवर किया जाए। तो ये तो एड्स की वबा से रिलेटेड खबर थी पंजाब से। इसके अलावा अल जजीरा ने एक खबर दी है। अल जजीरा ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फॉर्मेशन का ऐलान किया, तो उससे एक हफ्ते बाद इंडिया ने अपने अग्नि 5 जो उसका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट किया। अग्नि 5 का इसेंशियल पर्पस पाकिस्तान नहीं था। अग्नि 5 का जो इसेंशियल पर्पस था वो चाइना था। इंडिया चाइना को डिटर करना चाहता है, उसको थ्रेटन करना चाहता है। अग्नि 5, अग्नि का मतलब होता है आग, संस्कृत का ये वर्ड है। और इसकी लेंथ अग्नि 5 की 17.5 मीटर्स है। इसका वेट 50,000 kg है, यानी कि इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट 50 टन हो गया। 50 टन, या एंड कैन कैरी मोर देन 1000 kg ऑफ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड। और 1 टन से भी ज़्यादा के ये न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकते हैं, और आर्म मिसाइल या आर्म बम भी लेके जा सकता है। इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर हाइपरसोनिक स्पीड है, और ये केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग मोर देन 5000। अच्छा, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड है। एंड इट इज़ अमंग द फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। सो द पॉइंट इज़ कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो हीट अप हो रही है। इंडिया ने अग्नि 5 का वो किया था, टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, जिसका वेट 50,000 kg है, जो 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। और इसका इसेंशियल पर्पज़ ये नहीं था कि ये पाकिस्तान को डराए, इसका इसेंशियल पर्पज़ ये था कि ये चाइना को डराए। अब हुआ ये कि भाई ये टेस्ट, अग्नि 5 का टेस्ट हमें क्या बताता है? अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट हमें ये बताता है कि ऑल्दो इंडिया की एयरफोर्स के जहाज़ गिरे थे, लेकिन अल जजीरा ये कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री बेसिस के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस के ऊपर सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज किया था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री बेसिस हैं, क्योंकि उसका जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल था, उसकी पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, उसको रोकने का कोई पाकिस्तान के पास लाइक एयर डिफेंस का मैकेनिज्म नहीं था। और यही वजह है कि इसी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की वजह से पाकिस्तान ने अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स
कमांड बनाएगा। अब आपको पता है कि एससीओ का समिट भी है, जिसके लिए शहबाज शरीफ भी चाइना चले गए हैं, आपके मोदी साहब भी चले गए हैं, बाकी भी जो एससीओ के मेंबरान हैं, पुतिन साहब भी आएंगे, बाकी सब लोग भी वहाँ पे जमा होंगे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक मैसेज था इंडिया का चाइना को कि भाई वी आर लाइक मिलिटरली हम अभी भी स्ट्रांग हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये सारी बातें चल रही हैं। अब ये एक मिसाइल्स का एक कंपैरिजन है। पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। जबकि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। सो इससे ये समझ आती है कि इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, और उसके अंदर इंडिया के मिसाइल के अंदर बहुत एडवांस्ड वेपन्स भी मतलब डेवलप उन्होंने कर लिए हैं। इंडिया ईस्टर्न यूरोप को हिट कर सकता है, नॉर्दर्न चाइना को हिट कर सकता है, तो उसका काफ़ी बड़ा एक्सपैंड है। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इंडिया सेंट्रिक, इंडिया इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान सेंट्रिक बट ऑल्सो चाइना सेंट्रिक। तो ये भी एक गेम है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई मिसल रेस अक्रॉस साउथ एशिया, जनूबी एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के दरमियान एक मिसल रेस इस वक्त शुरू हो गई है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड क्रिएट करने से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने फतह 4 मोर अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। उसके बाद इंडिया ने अपना आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ऐलान के बाद इंडिया ने अपने अग्नि 5 का टेस्ट किया। इसके अलावा इंडिया अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी, और जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मर्व जिनको कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, होता ही है कि इसके आगे डिफरेंट वो लगे हुए होंगे, डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट वॉरहेड्स होंगे। एक वॉरहेड इधर अटैक करेगा, दूसरा उधर करेगा, तीसरा उधर करेगा, चौथा उधर करेगा, तो मल्टीपल उसके ऊपर वॉरहेड्स होंगे, री एंट्री व्हीकल्स जिनको कहते हैं, जिनकी मदद से डिफरेंट वॉरहेड्स ये कैरी कर सकता है। अ कैपेबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन अग्नि 5, और ये कैपेबिलिटी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की कैपेबिलिटी अग्नि 5 के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इंडिया अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। तो ये यही बात कर रहे हैं कि भाई जो आपका साउथ एशिया है उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया, उनकी जो मिसल रेस है वो हीट अप हो रही है। अभी अपने कन्वेंशनल मिसल्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस बात की समझ आई है ब्राह्मोस अटैक के बाद, मई के महीने के अंदर, कि भाई इनकी जो कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड टू ब्राह्मोस अटैक वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो हमने देखा कि भाई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने जब इनके बुलारी एयरबेस पे अटैक किया था, तो पाकिस्तानियों के पास उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई फौरी तौर पे इनके पास कैपेसिटी नहीं थी। ऑल्दो कैपेसिटी है, लेकिन उसका जो ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। वो एसपीडी के अंदर आता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के अंदर। उसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल का एनालिसिस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के अंडर वो आता है। लेकिन ये जो आता है ये वाला, तो आर्मी अब ये चाह रही है कि भाई अपने पास ये कन्वेंशनल मिसाइल्स अपने पास रखे, कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स, इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने पास रखे, ताकि इस तरह की कोई अल्टरकेशन होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पर वो एक दूसरे के साथ उनको आगे से जवाब भी दे सकें। So, with India working on different variants of Agni with multiple capabilities, this test was a technological demonstrator for India's emerging submarine-launched ballistic missile capability. So again, India अपनी मिसाइल जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इसको इम्प्रूव कर रहा है। इंडिया इसके अलावा किस पे काम कर रहा है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, जो वो आपकी अबदोजें होती हैं उनसे जैसे समुद्र के अंदर से बम निकलता है, उसके ऊपर भी वो काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और भी सब सब शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर। सो द पॉइंट है कि इंडिया इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहा है। अल जज़ीरा ये भी कहता है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, वो एंटायरली इंडियन स्पेसिफिक है और डिफेंसिव इन नेचर है, वाइल इंडियाज एम्बिशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को अपनी नज़र में नहीं रखता, उसकी जो लॉन्ग रेंज सिस्टम है उनका मकसद ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है। इंडिया ये चाहता है कि ग्लोब के स्केल के ऊपर, पूरी दुनिया के स्केल के ऊपर अपनी पावर प्रोजेक्शन करे विज अवी चाइना, और अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करे, अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रेजेंट करे। इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी कहता है कि भाई इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, या इवन जो एज अ होल जो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है, उसको वाशिंगटन की तरफ से एक्सेप्टेंस है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को वाशिंगटन की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है। जॉन फाइनर जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो परसूट है, पाकिस्तान जो और भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहा है, ये एक थ्रेट है टू
इट इज़ एन इमर्जिंग थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने पाकिस्तान के एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम को इमर्जिंग थ्रेट बोला था। उन्होंने ये भी कहा था कि इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज पाकिस्तान विल हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक टारगेट्स वेल बियॉन्ड साउथ एशिया इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, John Feiner said during an event at the CEIP. So the point being कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती थी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो यूएस के लिए भी एक थ्रेट है, एक इमर्जिंग थ्रेट है, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया को ऐसा थ्रेट नहीं समझा। उन्होंने इंडिया को ऐसा थ्रेट क्यों नहीं समझा? क्योंकि इंडिया यूएस की जो यूएस लेड एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक का जो पिवट था यूएस का, उसके अंदर यूएस का एक कोर मेंबर था, उसका सॉर्ट ऑफ लाइक कोर पिलर था। इस वजह से इंडिया को कभी यूएस ने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को कभी इतना इन्होंने एज अ थ्रेट नहीं दिया। ऑल्दो इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया को अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा वेवर्स दिए दिलवाए हुए हैं। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का 2008 में इनको वेवर मिला था, जिसकी वजह से इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता था, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो ये एक बात अल जजीरा ने दोबारा की है पाकिस्तान और इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस पे उस दिन भी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि क्यों पाकिस्तान को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनानी पड़ी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की वजह इस वजह से पेश आई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम दे आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो कि इसेंशियली न्यूक्लियर मैटर्स, न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और की डिप्लॉयमेंट से डील करती है। लेकिन आर्मी के पास कोई इस तरह के मिसाइल्स मौजूद नहीं थे, लॉन्ग रेंज स्पेशली मीडियम टू लॉन्ग रेंज मौजूद नहीं थे, कि जब आपके भलारी एयरबेस के ऊपर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अटैक हुआ तो पाकिस्तान के पास फौरी तौर पे बाबर के मिसाइल्स आगे से डिप्लॉयड नहीं थे, इनके पास अवेलेबल नहीं थे कि ये इनको उनसे टारगेट करते, ऑल्दो वी डिड हैव फतह, जिनकी वजह से हमने इंडिया को टारगेट किया। सो ये एक आजकल डिबेट चल रही है, अल जजीरा इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। सो ये आपके साथ मैंने शेयर की। उसके बाद थोड़ा सा सैलाब को देखते हैं। सैलाब से रिलेटेड ये है जी, पाकिस्तान के जो आर्मी के लीडर्स हैं, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर गुजरावाला, ये खुद उसमें मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू ओवरसी द रेस्क्यू ऑपरेशंस, जिनमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जो विजुअल्स पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं, दे आर वेरी डैमिंग, दे आर वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जिस तरह पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है और आता जा रहा है। सो ये आप देख सकते हैं। ये इसकी वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा कोई नहीं है, खैर वॉल्यूम तो आता भी नहीं है एनीवेज। सो ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ रहा है और उसके अंदर ये अब भैंसें देखें कितनी ज़्यादा हैं। सो इट्स वेरी गुड टू सी कि पाकिस्तान आर्मी अगेन एवरी टाइम इट कम्स टू रेस्क्यू ऑफ द पीपल। आई होप कि पाकिस्तान की जो आर्मी का टॉप ब्रास है उसके अंदर ये सेंस पे प्रिवेल करे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोड, डेमोक्रेसी मस्ट बी strengthened, and political participation must be allowed. Courts must be let free to make free decisions, and it's important that the people of Pakistan must be given the liberty that they deserve, that they desire, that they work for, that they pray for, so that they can independently develop their own capacities to become good human beings. And the shackles and the controls that the state is putting on the people, and trying to control the way people think, trying to control the way people project themselves in political matters, in state sensitive matters. I think the controls on those things are relieved, are given up, so that the people can come up with new ideas. So थैंक यू पाकिस्तान आर्मी, बट थैंक यू थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा रहम करो, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़ा अच्छा विजुअल है जी, राशिद खान साहब के भाई की वफ़ात हुई, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उसके उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की टीम गई, उन्होंने जाके वहाँ पे उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। बहुत अच्छी बात है। ये जो अफ़गान टीम के प्लेयर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान को बनहामी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ बनहामी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं, आएँ खाएँ पिएँ याशी करें। पहले भी हमने उनको होस्ट किया, हम आगे भी करेंगे। जो पाकिस्तान अफगान के महाजरीन को निकाल रहा है वो एक स्टेट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जस्टिफाइड है।
अगर एक आम शहरी की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अनजस्टिफाइड है। सो स्टेट को भी अपने डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं, टफ डिसीजंस लेने होते हैं। आई होप दैट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान, they'll sort of try to control the TTP and the militant groups which are operating from the soil of Afghanistan against Pakistan, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी क्रिएट कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री है वो थी, वो है, वो रहेगी, उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम उसको ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं। हम एक खुली बाहों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को गाली गलौज न दें, एक दूसरे के व्यूज़ की कदर करें, एक दूसरे की हिस्ट्रीज़ की कदर करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को एकोमोडेट करें, उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम ये देखें कि भाई इसका वेंटेज पॉइंट क्या है। सो ये बहुत अच्छा एक वीडियो लाया था, लेट्स सी। तो ये बड़ा अच्छा है, मुझे लगा कि उन्होंने आपस में किया है। सो अल्लाह उनकी भाई की बख्शिश फरमाए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोगों ने पता नहीं देखी है नहीं देखी। इसराइल ने हूथीस के प्राइम मिनिस्टर को स्ट्राइक करके मार दिया है। अहमद अल रहावी उनका नाम था, हूथी कैबिनेट, हूथीस के प्राइम मिनिस्टर, जो कि हूथी कैबिनेट को लीड करते थे 2024 से अब तक उन्होंने हूथीज को लीड किया। हिज किलिंग इज अनलाइकली टू हॉल्ट द ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स मिसाइल अटैक्स ऑन इसराइल। ये जी अहमद अल रहावी साहब हैं जिनको इसराइल ने मार दिया। इनको एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने सना, जो यमन का कैपिटल है, उसमें मारा। The killing of Mr. Al-Rahawi was unlikely to cripple the Houthis, although इनको तो मार दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि भाई अल रहावी को मारने से हूथीस के जो अटैक्स हैं इसराइल के ऊपर उनमें कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो रियल पावर है हूथीस की वो किसके पास है? वो हूथीस के जो मालिक हैं, जो उनके जो लीडर हैं, सिंबॉलिक उनके जो उनके प्रॉपर जो लीडर हैं अब्दुल मालिक हूथी, उनके पास इनकी पावर है। जो ये गवर्नमेंट थी, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये सिंपली सिंबॉलिक था, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए था। येट इट मार्क्ड एन एस्केलेशन इन इसराइल्स एफर्ट्स टू स्टॉप हूथी मिसाइल अटैक्स। अब ये भी बताते हैं ये वाला अटैक कि भाई इसराइल बहुत बहुत वो हो गया है, बहुत उसने एस्केलेशन की है, बहुत उसने अपना लाइक इंक्रीज किया है अपना एंटे इन स्टॉपिंग द हूथीज फ्रॉम अटैकिंग इसराइल। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि भाई ये ऑल्दो इन्होंने अहमद अल रहावी को तो मार दिया, लेकिन इससे बहुत मुश्किल है कि हूथीज रुकेंगे और वो अपने इसराइल के ऊपर जो उनके अटैक्स हैं उनको रोकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसराइल किल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हूथी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट इन यमन, अहमद अल रहावी, इन एन अटैक दिस पास्ट वीक that hit the capital, Sana'a. A Houthi spokesman said on Saturday he was the most senior official in the Iranian-backed militant group to be killed in the conflict so far. In a statement, the Houthi government said that a number of अच्छा सिर्फ अहमद अल रहावी साहब नहीं मरे, उनके अलावा और भी उनके कोलीग्स वो मरे हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि भाई इससे कोई फर्क हूथीज के अटैक्स पे नहीं पड़ेगा जो वो इसराइल के ऊपर करते हैं। सो ये एक लेटेस्ट था, मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो चल रहा है, उसके अंदर कोई ख़त्म होने का नाम नहीं है। जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ तो एक बहुत बड़ी गद्दारी हो गई, बहुत बड़ा हिस्टोरिक बेट्रेल हुआ अरब्स की तरफ से, तमाम दुनिया के मुसलमानों की तरफ से। मे बी दे वर होपिंग कि अरब्स दे वुड कम टू देयर एड, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड गज़ा के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल अटैक कर रहा है, इसराइल ने गज़ा के ऊपर जारी रखे हुए है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ये एक थोड़ा सा सरसरी से जायजा था व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। आई विल कम बैक टू यू विद मोर। थैंक यू।